हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक थाई हॉरर फिल्म के बारे में जिसका नाम है फोबिया 2 और ये फिल्म 2009 में रिलीज हुई थी। बेसिकली ये एक थाई हॉरर एंथोलॉजी है जो 2008 में रिलीज हुई फोबिया मूवी की सीक्वल है। उस फिल्म की तरह इस फिल्म में भी 5 अलग अलग स्टोरीज है जिसे 5 अलग अलग डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट किया है। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 6.7 आउट ऑफ 10 और 77% गूगल यूजर ने इसे लाइक भी किया है। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं पहली कहानी की तरफ। इस स्टोरी का नाम है नोवीज। हम एक 14 साल के लड़के पे से मिलते हैं जो अपने पिता के साथ रहता है। उसका एक बहुत ही वियर्ड हैबिट है जो हर रात वो अपने दोस्तों के साथ घूमने निकल पड़ता है। आते जाते गाड़ियों को देखकर पत्थर फेंकता है और उन्हें लूटता भी है। इससे उनका अच्छा खासा इनकम तो हो जाता है, लेकिन एक दिन ऐसे ही गाड़ी में पे का पिता लौट रहे थे और पे के पत्थर से ही उनकी मौत हो जाती है। पुलिस से बचने के लिए पे की माँ उसे जंगल के अंदर एक बहुत ही पुराने मॉनेस्टरी में छुपा देती है। यहाँ पर वो सुरक्षित है और यहाँ पर प्रेयर्स और मेडिटेशन के बीच रहने से उसे मानसिक शांति भी मिलेगी। यहाँ पर जो 5-6 साधु रहते हैं वो लोग बहुत स्ट्रिक्टली नियमों का पालन करते हैं जो पे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। साल के इस समय थाई ट्रेडिशन के अनुसार यहाँ पर भटकती हुई भूखे आत्माओं को खिलाने का एक सेरेमनी परफॉर्म की जाती है। इस रिचुअल में मॉनेस्ट्री के आसपास जंगल के चारों तरफ इन आत्माओं के लिए खाना रखा जाता है, कुछ जमीन पर और कुछ पेड़ के ऊपर। लेकिन जितने दिनों तक ये सेरेमनी चलती है ये साधु खुद रात होने के बाद कुछ नहीं खाते, तो पे को भी भूखे पेट ही सोना पड़ता था। लेकिन एक रात वो और सहन नहीं कर पाता और वो उन ऑफरिंग से ही चुराकर खाना खाने लगता है। लेकिन उसके भूख मिटने से पहले ही एक साधु आकर उसे रोक लेते हैं और उसे वापस अपने रूम में जाने के लिए कहते हैं, मगर पे उनकी बात नहीं मानता। उनके जाते ही वो फिर से एक पेड़ के ऊपर से खाना चुराने की कोशिश करता है, लेकिन वो जैसे ही आगे बढ़ता है वो पेड़ टूटकर उसके सामने आ गिरता है और पे को वहां एक लंबा सा क्रिएचर नजर आता है जो और कोई नहीं, वन ऑफ द हंग्री घोस्ट था। उसे देखकर पे की हालत खराब हो जाती है। वो भागकर अपने रूम में आ जाता है, लेकिन हंग्री घोस्ट उसका पीछा नहीं छोड़ता। वो उसके रूम में उस पर हमला करता है और पे बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब एक साधु उसे बुलाने आते हैं तब उसकी नींद टूटती है और वो देखता है उसके हाथ पे किसी के काटने का निशान है। मॉर्निंग प्रेयर का समय हो रहा था तो सभी लोग उस पेड़ के पास जा पहुंचते हैं और देखते हैं वो पेड़ टूटा हुआ है। पे उसे देखकर और ज्यादा डर जाता है क्योंकि वो पेड़ बिल्कुल कल रात की उस हंगरी घोस्ट की तरह ही दिख रहा था। लेकिन इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि ऐसे पेड़ का टूटना बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। इसका मतलब है एक हंगरी घोस्ट इंसानी शरीर में जन्म लेगा और उसकी जगह पूरी करने के लिए एक इंसान को कुर्बान होना पड़ेगा। इसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं। हम पे को देखते हैं वो यहाँ पर ये डेली लाइफ और रूल्स एंड रेगुलेशन से बिल्कुल परेशान हो चुका है और जब से उसने खाना चुराया है उसके साथ अजीबोगरीब हादसे होने लगे हैं। उसे ऐसा लगने लगा है कि वो घोस्ट हर वक्त उसे फॉलो करता है। तो एक दिन वो अपना सामान पैक करता है और घर की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन फिर से वही साधु उसे रोक लेते हैं। जब तक ये सेरेमनी कंप्लीट नहीं होती पे यहाँ से निकल नहीं सकता। वो उसे एक गुफा के अंदर ले जाते हैं जो अकेले मेडिटेट करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। पे ने इतना बड़ा गुनाह किया है लेकिन उसके अंदर कोई भी गिल्टी फीलिंग्स ही नहीं है। उसे रिपेंट करना ही होगा, नहीं तो उसे कभी भी आजादी नहीं मिलेगी। इस साधु को यह भी पता था कि उसे घोस्ट हॉन्ट कर रहे हैं, तो वो पे को एक किताब भी देते हैं जिसमें प्रोटेक्शन के मंत्र लिखा हुआ था। पे वहां बैठे मंत्र जाप करने लगता है। बस आज की रात ही बाकी है, इसके बाद वो घर जा सकता है, लेकिन वो कंसंट्रेट ही नहीं कर पाता। बार बार उसे वो एक्सीडेंट वाला सीन दिखाई देने लगता है और इसका फायदा लेकर वो घोस्ट फिर से उस पर हमला कर देता है। पे गुफा से निकलकर जंगल के अंदर से भागने लगता है और वो अपने माँ को भी कॉल करता है, मगर उसकी माँ को सिर्फ अतृप्त आत्माओं के चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती है। पे अपने आप को बचाने के लिए पत्थर फेंकने लगता है, लेकिन इस बार ये पत्थर उसके तरफ भी वापस आता है। एक बार, 2 बार, 3 बार उसका चेहरा कम्प्लीटली डिस्टॉर्टेड हो चुका था और वो बिल्कुल उसी तरह दिख रहा था जैसे उसके पापा की हालत हुई थी मरते वक्त। जंगल में पे होपलेसली पड़ा रहता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है और फाइनली अपने पापों के लिए माफी भी मांगता है, मगर शायद अब बहुत लेट हो चुका था क्योंकि हम उसके शरीर को एक हंगरी घोस्ट में बदलते हुए देखते हैं। दोस्तों, असल में ये सेरेमनी उन आत्माओं के लिए ऑब्जर्व की जाती है जिन्हें मुक्ति नहीं मिलती, जो अभी तक अपने पापों की सजा भुगत रहे हैं। कहा जाता है उनका पेट बहुत बड़ा होता है और मुंह बिल्कुल छोटा। वो लोग कितना भी क्यों ना खाए कभी उनका पेट ही नहीं भरता।
और ये ही फैक्ट हमारे जीवन से भी मैच करता है। हमें कितना भी क्यों ना मिल जाए, और ज्यादा मिलने की चाहत कभी खत्म ही नहीं होती। इसीलिए ऐसे रिचुअल्स में हम इंसानों को स्टार्वेशन मेडिटेशन के माध्यम से अपने आप पर कंट्रोल करना सिखाई जाती है। अपने गुनाहों को कबूल करना, रिपेंट करना सिखाई जाती है, जिससे हमें कभी कोई हंगड़ी घोस्ट बनना ना पड़े। पहली कहानी यहाँ पर ही एंड हो जाती है और अब बारी है दूसरी कहानी की। इसका नाम है वर्ड। ये कहानी है आर्थित के बारे में। वो एक चेयरफुल फन लविंग यंग लड़का है जो फिलहाल एक एक्सीडेंट की वजह से हॉस्पिटलाइज्ड है। उसके दोनों पैर में फ्रैक्चर हुआ है, जिसे ठीक होने में अच्छा खासा समय लग जाएगा। फाइनल ऑपरेशन के बाद उसे इमरजेंसी रूम में शिफ्ट किया जाता है। इस रूम में उसके साथ और एक व्यक्ति भी है जो ना रहने के ही बराबर है। असल में ये ओल्ड मैन एक शमन है और उनकी मौत 1 महीने पहले ही हो चुकी है, लेकिन उनके फैमिली मेंबर्स और स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट पर उन्हें आर्टिफिशियली जिंदा रखा जा रहा है। आर्थित के सामने ही उनके स्टूडेंट्स उनसे मिलने आते हैं और डॉक्टर से उन्हें एक और रात के लिए जिंदा रखने के लिए कहते हैं। शायद उनका कोई और काम अभी भी बाकी है। वैसे तो ऐसे एक इंसान के साथ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी, मगर पता नहीं क्यों आर्थित को कुछ अनकंफर्टेबल फील होने लगता है। उसे ऐसा लग रहा था कि वो आदमी उसे देख रहा है। उसे अपने बेड के पास वो आदमी दिखाई देता है जो उसका गला दबाने की कोशिश करता है। आर्थित किसी तरह से बेल बजाकर नर्स को कॉल करता है और नर्स आके देखता है कि आर्थित खुद का गला दबा रहा है। नर्स आते ही वो धीरे धीरे स्टेबल हो जाता है और शांत होकर सो जाता है, मगर जैसे ही निकल जाती है वो नर्स, वो आदमी फिर से उस पर हमला करता है। आर्थित इतना डर जाता है कि वो बेड से ही नीचे गिर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। इस बार नर्स के साथ 2 वार्ड बॉयज भी आते हैं और उसे सिडेटिव देकर सुला देते हैं। ये लोग समझ ही नहीं पा रहे थे आर्थित ऐसा क्यों कर रहा है। वो आदमी तो अपने बेड से हिल तक नहीं पाते और आर्थित कह रहा है कि वो उसे मारने की कोशिश कर रहा है। जरूर वो कोई बुरा सपना दिख रहा होगा, लेकिन असल में ये कोई सपना नहीं, हकीकत था। फाइनली इस आदमी को हम आर्थित के सीने पर खड़ा हुआ देखते हैं। उसके पूरे पीठ कई तरह के निशान बने हुए हैं और उन्हें देखकर बिल्कुल हेल्दी लग रहा था। वो फिर से एक बार आर्थित का गला दबाने लगता है और आर्थित जब उन्हें रोकने जाता है तो ये शमन आर्थित के मुंह पर खून की उल्टी कर देता है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद आर्थित को नेक्स्ट सुबह पता चलता है कि कल रात वो एक्चुअल में सपना ही देख रहा था। वो देखता है उस शमन के आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट को बंद कर दिया जाता है, मतलब अभी वो फाइनली मर चुके हैं। फाइनल ऑफरिंग्स के साथ उनके स्टूडेंट्स उनके आत्मा के मुक्ति के लिए प्रेयर करते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद ही नर्स आर्थित को ट्रीट करने जाती है तो आर्थित उस पर ही चिल्लाने लगता है। हम देखते हैं वो बदल चुका है, उसका एटीट्यूड, बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ। फाइनल सीन में हम उस शमन के स्टूडेंट्स को एक व्हीलचेयर में आर्थित को ड्रैग करते हुए देखते हैं और अभी वो बिल्कुल उस शमन की तरह ही बिहेव करने लगा था। हॉस्पिटल में सारे लोग, डॉक्टर्स, नर्सेस, वार्ड बॉयज, इवन पेशेंट्स भी उसके सामने झुककर उसे सम्मान दिखा रहे थे जैसे वो लोग उस शमन को देते थे। असल में दोस्तों, उस शमन को, मतलब उस स्पिरिचुअलिस्ट को एक नया शरीर चाहिए था। वो नहीं मिल पा रहा था, इसीलिए उन्हें आर्टिफिशियली जिंदा रखना पड़ रहा था। इस हॉस्पिटल के सारे लोग इसी कल्ट के मेंबर्स थे और उन लोगों ने ही जानबूझकर आर्थित को उस कमरे में रखा जिससे उनके शमन को एक नया जीवन मिल सके, और उनका प्लान सक्सेसफुल भी रहा। अभी उन्हें अपना शमन वापस मिल चुका था आर्थित के शरीर में। नेक्स्ट स्टोरी, बैकपैकर्स। हम तो जापानीज स्टूडेंट्स को देखते हैं जो थाईलैंड में ट्रैवल कर रहे थे। बहुत देर वेट करने के बाद उन्हें एक ट्रक ड्राइवर से लिफ्ट मिलता है जो पैसों के बदले में उन्हें बैंकॉक तक छोड़ने के लिए राजी हो जाता है। इस गाड़ी में इस ड्राइवर के साथ उनका हेल्पर भी था जिसका नाम था जोई, और पता नहीं क्यों वो इन 2 स्टूडेंट्स को अपने साथ लेने से मना कर रहा था, लेकिन ड्राइवर नहीं मानता। कुछ देर तक तो सब कुछ ठीक ही चलता है, मगर उसके बाद ही ट्रक के पीछे से जोर जोर की आवाज आने लगती है जैसे कोई धक्का दे रहा है, जिससे परेशान होकर ये ड्राइवर चिल्लाकर उन्हें चुप करने के लिए कहता है। और जब ये 2 स्टूडेंट्स उससे पूछते हैं पीछे कौन है, तो वो उन्हें गन दिखाकर अपना मुंह बंद करने के लिए कहता है। कुछ देर बाद गाड़ी रोककर ड्राइवर और हेल्पर पीछे जाते हैं चेक करने, और हम देखते हैं अंदर की जगह लाशों से भरी हुई है। उनके चेहरे नीले रंग के हो चुके हैं और आंखें सफेद। वो दोनों मिलकर जल्दी से इन लाशों को गाड़ी से बाहर फेंकने लगते हैं और जोई उनमें से एक आदमी का पेट काटने लगता है क्योंकि उसके पेट के अंदर ड्रग पैकेट्स है। हमें पता चलता है ये दोनों असल में ड्रग डीलर्स हैं। वो लोग इलीगल इमिग्रेंट्स को ये ड्रग पैकेट्स खिलाते हैं और उन्हें अपने गाड़ी में लेकर दूसरे देश में ट्रांसफर करते हैं। आज भी वो लोग वही कर रहे थे, मगर पता नहीं कैसे ये सारे लोग मर गए। अभी जोई उनके पेट से वही पैकेट्स निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये पैकेट्स तो फट चुका है।
ड्रग्स इनके शरीर में ब्लड में मिलने के वजह से ही उनकी मौत हुई है। जब वो लोग यही सोच रहे थे इनका क्या किया जाए, तभी वो जापानीज लड़का इस ड्राइवर की गन चुरा कर उसे ही गन पॉइंट पे ले लेता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर गया था। लेकिन वो नोटिस ही नहीं करता कब इन लाशों के बीच में से एक लाश उठकर खड़ा हो गया था और वो अभी उस पर ज़ोंबी बनकर हमला कर देता है। वो तो मर चुका था, अभी बाकी लाशें भी ज़ोंबी बनकर उनके तरफ आगे बढ़ने लगे थे। तो वो ड्राइवर गाड़ी लेकर भागने लगता है। जोई और ये जापानीज लड़की भी किसी तरह से ट्रक के पीछे चढ़ तो जाते हैं, मगर अंदर अभी भी कुछ लाशें बाकी थी, उन्हें फेंकने का समय ही नहीं मिला। बाहर ये ज़ोंबीज बहुत देर तक उनका पीछा करती हैं, लेकिन शायद वो लोग बच भी जाते, मगर कुछ देर जाने के बाद ही इस ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है। जोई गन लेकर धीरे धीरे बाहर निकलता है और देखता है बाहर तो कोई नहीं है, लेकिन उसका बॉस मर चुका है। मे बी इसी एक्सीडेंट में उसे दूर से गाड़ी आते हुए नजर आती है, मगर वो तो पहुंचने से पहले ही क्रैश कर जाती है, क्योंकि उसके अंदर कोई ड्राइवर था ही नहीं। स्टीयरिंग से बस एक हाथ ही लटक रहा था। उधर ट्रक के अंदर से उन लाशों में से एक छोटा सा लड़का जाग उठता है। उसे देखकर वो लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है, मगर ये लड़का ज़ोंबी नहीं था, वो बिल्कुल नॉर्मल था। तो वो लड़की उसे अपने साथ ले लेती है, मगर जोई को उसमें ज़ोंबी दिखने लगा था, क्योंकि उसकी आंखें सफेद होने लगी थी। वो उस लड़की को वार्न भी करता है, मगर उस लड़की को उसकी बातें समझ नहीं आती, तो खुद को और उस बच्चे को बचाने के लिए वो जोई को शूट कर देती है। इसके बाद जिस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था उसे थोड़ा बहुत क्लियर करके वो लड़की और ये बच्चा निकल पड़ते हैं शहर की तरफ। सुबह होने के साथ साथ ही वो लोग एक मार्केट तक पहुंच जाते हैं, मगर तब तक ये लड़का मर चुका था। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी और तब जाके इस लड़की को समझ आता है जोई क्या कह रहा था। वो बंदूक उठा लेती है, 2 गोली फायर भी करती है, मगर ये ज़ोंबी उसे मारने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद वो गाड़ी से निकलता है और मार्केट के अंदर जाके लोगों पर हमला कर देता है। मतलब अभी ये पूरा शहर ज़ोंबी से भरने वाला था। नेक्स्ट सेगमेंट, सैल्वेज। ये कहानी नूच की है। नूच एक सेकंड हैंड कार डीलर है। वो पुराने गाड़ियों को रिपेयर करके रिपेंट करके एक नए स्टोरी के साथ कस्टमर के सामने कुछ ऐसे प्रेजेंट करती है जिससे उन्हें कोई शक हो ही नहीं सकता। उन्हें कहा जाता है ये गाड़ी रियली यूज्ड है, लेकिन असल में इनमें से हर एक गाड़ी के साथ एक भयानक अतीत जुड़ा हुआ है। नोच हमेशा उन्हीं गाड़ियों को चूज करती है जो एक्सीडेंट के बाद पूरी तरीके से कबाड़ बन चुका है, जिसे खरीदने में बहुत ही कम पैसा लगे। उसके बाद वो अपने गैराज में अपने मैकेनिक्स की मदद से इन कार्स का हुलिया ही बदल डालती है, लेकिन शायद ये कार्स खुद ही अपना अतीत नहीं भूल पाती। नोच जब तक ऑफिस में काम करती रहती है, उसका बेटा टॉय भी यहाँ पर ही खेलता रहता है। कभी कभी अपने माँ को परेशान करने के लिए वो गाड़ी के अंदर छुप जाता है और हॉर्न बजाने लगता है। इस बार भी जब ऐसा ही होता है तो नोच उतना ध्यान नहीं देती और हम टॉय को बाहर खेलते हुए देख पाते हैं। तो उतना डेस्परेटली हॉर्न कौन बजा रहा था? रिसेंटली उनके शोरूम में एक गाड़ी वापस आई है जिसके खरीदने के बस कुछ ही दिन के अंदर अंदर एक फैटल एक्सीडेंट हुआ था। उसे गैराज में देने से पहले जब नूच उसके रिपेयरमेंट हिस्ट्री को चेक करती है तो पता चलता है ये कार एक्चुअली अपने पुरानी हालत में ही वापस लौट चुकी है। बट थैंकफुली पहली बार की तरह इस बार किसी की मौत नहीं हुई। रात हो चुकी थी तो घर वापस जाते समय नूच अपने बेटे को बुलाती है, मगर वो गायब हो चुका था। नूच बहुत चिल्लाती है, शोरूम के हर कोने में चेक करती है, मगर टॉय कहीं नहीं था। तो वो सीसीटीवी कैमरा फुटेजेस में चेक करने लगती है। उसे अपना बेटा एक गाड़ी के अंदर जाते हुए दिखता है जिसके अंदर ऑलरेडी कोई बैठा था। टॉय उनसे बात कर रहा था। नूच उसी वक्त जाके उस गाड़ी को चेक करती है, साथ में आसपास की गाड़ियों को भी देखती है, लेकिन टॉय वहां पर नहीं था। बदले में नूच को वहां एक लेडी मिलती है जो बहुत जोर जोर से रो रही थी। नूच उनसे बात करने जैसे ही उनके सामने जाती है, इस लेडी का पेट काट कर उनका इंटेस्टाइन ही बाहर निकल आता है। इतना भयानक दृश्य देखने के बाद भी नूच अपने बेटे को ढूंढना बंद नहीं करती। उसे उसकी आवाज सुनाई देने लगती है तो वो गाड़ियों के नीचे चेक करने लगती है और उसे एक छोटा सा लड़का नजर आता है लहूलुहान हालत में, जिसका शरीर गाड़ी के व्हील पे अटक चुका था। नूच को टॉय एक गाड़ी के अंदर जाते हुए दिखता है तो वो अभी उस गाड़ी के अंदर जाती है, मगर दरवाजा लॉक्ड हो जाता है और वो उसी गाड़ी के अंदर लॉक्ड हो जाती है। वो बाहर निकल नहीं पाती। अंदर उसे एक विक्टिम की आत्मा नजर आती है जिसकी मौत एक्सीडेंट में इसी गाड़ी के अंदर जलकर हुई थी। किसी तरह से नूच निकल तो पाती है और अभी उसे एक वेंडर की आत्मा दिखती है जिसकी मौत भी इन्हीं गाड़ी में से एक के वजह से हुई थी।
और तो और अभी ये सारी गाड़ियां अपने प्रीवियस कंडीशन में वापस जा चुकी थी। ये क्लासिफाइड शोरूम अभी एक कबाड़खाना लग रहा था। नोच और सहन नहीं कर पाती, वो अपनी गाड़ी लेकर भागने लगती है, मगर ये गाड़ी भी पता नहीं क्यों ट्रबल दे रही थी। इंजन से अजीब सी आवाज आने लगती है और कुछ देर जाने के बाद ये गाड़ी रुक भी जाती है। तो नोच जाती है चेक करने और उसे गाड़ी के सामने अपने बेटे का जूता नजर आता है, जिसके साथ गाड़ी के सामने से खून भी टपक रहा था। नोच समझ जाती है गाड़ी के बोनेट में कुछ है। वो जैसे ही उसे खोलती है, अंदर उसे टॉय की लाश मिलती है जो कम्प्लीटली जल चुकी थी। मतलब ये कार सिर्फ अपने अतीत को भुला ही नहीं पाई, बल्कि उन्हें भुलाना भी नहीं चाहती। जैसे अब नोच कभी भुला नहीं सकती कि उसी के वजह से टॉय की मौत हुई थी। गाइस, अब चलते हैं हमारी आखिरी कहानी के तरफ, जो मेरे ख्याल से इस फिल्म की बेस्ट स्टोरी है। इस फिल्म का नाम है, मतलब इस कहानी का नाम है इन दी एंड। दोस्तों, इस कहानी में हम फोबिया फिल्म के 4 मेन कैरेक्टर्स को देखते हैं, ए, टर्ड, शिन और पुअक। इस बार वो लोग एक मूवी क्रू है और अपकमिंग हॉरर फिल्म अलोन 2 की शूटिंग कर रहे हैं। इस फिल्म में जो सपोर्टिंग एक्ट्रेस है केट, वो अचानक से ही बीमार पड़ जाती है, तो ए उसे लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। मिस्टर प्रोड्यूसर तो बहुत मुश्किल में पड़ जाते हैं क्योंकि केट के बिना एंडिंग पॉसिबल ही नहीं था। बहुत डिस्कशन के बाद वो लोग जब एक नई एंडिंग निकालते हैं, तब बिल्कुल अचानक से ही केट वापस आ जाती है। वो शूटिंग करने के लिए तो तैयार थी, मगर उसकी तबीयत बहुत खराब लग रही थी। वो बहुत खांस रही थी। शीन केट को रेस्ट रूम तक छोड़ने जाता है और ठीक उसी वक्त उसे हॉस्पिटल से ए का फोन मिलता है, जो कहता है केट मर चुकी है। इसे सुनकर ए की हालत टाइट हो जाती है। वो केट को, मतलब केट की आत्मा को, लीड एक्ट्रेस मार्शा के हाथों छोड़कर अपने दोस्तों को इन्फॉर्म करने भागता है। टर्ड और पुअक को असलियत के बारे में पता तो चलता ही है, लेकिन शीन गलती से अपने वॉकी टॉकी के ऊपर ही बैठ गया था, जिसकी वजह से वो ऑन हो जाता है और ये राज सबको पता चल जाता है, जिसका नतीजा ये होता है कि सभी के सभी लोग भाग जाते हैं। टर्ड, पुअक, शीन और मार्शा को भूत के साथ छोड़कर। वो लोग भी भाग सकते थे, मगर टर्ड कहता है उन्हें ये फिल्म एट एनी कॉस्ट खत्म करना ही होगा, क्योंकि यही केट की लास्ट विश थी। नहीं तो वो हमेशा उन्हें हॉन्ट करती रहेगी। तो वो लोग किसी तरह से शूटिंग फिर से शुरू तो कर देते हैं, मगर शायद केट की इंटेंशन कुछ अलग थी। वो अचानक से ही टर्ड की पैर पकड़ लेता है और उसे अंधेरे में खींचने लगता है। इसके बाद और किसी के पास यहाँ पर रुकने का साहस नहीं बचा था। वो लोग वहां से भागने लगते हैं और बेचारी मार्शा वहां पर अकेले रह जाती है, क्योंकि उसे तो कुछ पता ही नहीं था। वो तीनों दोस्त गाड़ी लेकर निकल पड़ते हैं और उन्हें सामने से ए आते हुए नजर आता है, तो वो लोग उसे भी गाड़ी में ले लेते हैं, मगर उसके माथे से तो खून बह रहा था। और कुछ दूर जाते ही उन्हें ए की वैन नजर आती है, जो एक्सीडेंट में चकनाचूर हो चुकी थी। इसके अंदर ए का जिंदा रहना नामुमकिन था। टर्ड और शीन तो गाड़ी छोड़कर भागते हैं, मगर पुअक निकल नहीं पाता। ए उसे अंदर खींच लेता है और कहता है कि एक्सीडेंट के वक्त वो गाड़ी में था ही नहीं, वो उससे पहले ही निकल चुका था, तो उसके सिर्फ माथे पर ही चोट पहुंची है। ही इज नॉट डेड। तो पुअक अपने दोस्तों का मजाक उड़ाने जाता है, मगर तभी उसे टेर और शीन के पीछे केट की आत्मा नजर आती है। तो वो सभी फिर से गाड़ी के अंदर आ जाते हैं, मगर गैस खत्म होने की वजह से ये गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। केट उन तक पहुंच जाती है और खिड़की से उनके तरफ हाथ फैलाकर उनसे मदद मांगती है, क्योंकि वो भी अभी तक मरी नहीं थी। वो हॉस्पिटल से भाग आई थी और अभी वो फिर से हॉस्पिटल जाना चाहती है। असल में ए को जिस डॉक्टर ने कहा था उनकी पेशेंट मर चुकी है, उसका एक जुड़वा भाई भी है और वो ट्विन ब्रदर ही केट की ट्रीटमेंट कर रहे थे। इस वाले डॉक्टर को तो केट के बारे में कुछ पता ही नहीं था, वो तो अपने पेशेंट के बारे में बता रहे थे। मतलब किसी की भी मौत नहीं हुई थी, फालतू में इतना सीन क्रिएट हुआ। अभी उन्हें सबसे पहले केट को हॉस्पिटलाइज करना था, तो वो लोग गाड़ी से निकलकर एक दूसरे गाड़ी से लिफ्ट मांगने लगते हैं, जिसे असल में मार्शा ड्राइव कर रही थी और वो आधी नींद में थी। तो वो अपने सामने इन 5 लोगों को देख ही नहीं पाती और डायरेक्टली जाकर उन पे हिट कर देती है, जिससे इस बार सही में सभी के सभी की मौत हो जाती है। दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर ही एंड हो जाती है और ये फिल्म भी। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना आपको कौन सी स्टोरी बेस्ट लगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, टाटा।